आज का विषय जो रखा था आपने कि नई शिक्षा नीति, इसके कई सेगमेंट हैं। जो इसके इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन है उसे मैं छोड़ देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। और मुझे लगता है कि अब तक सभी लोग जान चुके होंगे कि नई शिक्षा नीति में नया क्या है और कितनी चीजें इस जो पुराने जमाने से चलती आ रही हैं वो इसमें है। मैंने पूरी जो 60 पेज का, एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें यह है कि जो 60 पेज की डॉक्यूमेंट सरकार ने रिलीज की है, जो हम लोगों के हाथ में आई है, या जो पीआईबी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो अलग है। और जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो नई शिक्षा नीति, वो अलग है। वो एग्जैक्टली यही डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैं जो कुछ भी अपनी बात रखूंगी वो रिलेटेड होगा उस 60 पेज के डॉक्यूमेंट से जो कि पीआईबी ने रिलीज की है और जो सरकार से बाहर के लोगों के हाथों में आई है। तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी में नया क्या है जो समाज को इन्फ्लुएंस करेगा और समाज को बदलने में मदद कर पाएगा। अभी 4:26 हो रहा है, तो 20 मिनट अगर आप देंगे तो ये 4:45 तक जा सकता है। मैं चाहूंगी तो उसके पहले भी खत्म कर सकती हूँ। जो चेंजेस बताए गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे स्कूल एजुकेशन में 10+2 को हटा करके जो ये लाया जा रहा है 5-3-3-4, ये चेंजेस हमारे समाज को कितने हद तक प्रभावित करेगा ये देखना है। ये चेंजेस होते रहे हैं, पहले भी सेकेंडरी था, हायर सेकेंडरी था, फिर बीए पार्ट 1 होता था, फिर 2 साल का बीए होता था ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री होती थी 2 साल की, जो हमारे इंटर में आने के पहले तक था। जब हम इंटर में आए तो ये थोड़ा और चेंज हुआ, ये 10+2+2 हो गया। हम मैट्रिक करके आते थे, फिर 2 साल की इंटरमीडिएट किया, 2 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बदलते रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने इस बार जो 5 किया है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, इसमें जो क्वेश्चनेबल है वो ये कि प्री प्राइमरी 5 साल का, 3 साल का प्री प्राइमरी, फिर 2 साल की प्राइमरी, तो इसको वो भी प्रेप ही है इनफैक्ट। तो जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं आज, उसका मेन फोकस होता है न्यूट्रिशन, खेलना और खाना। ऐसा सभी मानते हैं कि इस उम्र में बच्चों के 2 ही काम होते हैं, खेलना और खाना। तो वो थोड़ी देर के लिए आंगनबाड़ी में जाते हैं जहां उनको न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है, जो मुख्य फोकस होता है। थोड़ा बहुत खेलते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में बैठना, अपने जूते चप्पल एक किनारे करके रखना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो जीवन की होती है वो सीखते हैं। लेकिन मेन फोकस होता है खाना और खेलना। अब है कि जब उसी में ये 2 लेवल पर चलेगा, जो शुरू के 5 साल है प्री प्राइमरी 3+2, तो एक तो स्कूल लेवल पे चलेगा, जो अभी स्कूल चलते हैं कक्षा 1 से, तो उसमें ये 3 साल और जोड़ देंगे आंगनबाड़ी को, और उधर आंगनबाड़ी में 2 साल और बढ़ा देंगे, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ाएंगे। तो क्या ये 2 लेवल पर चलेंगी एजुकेशन? क्या आंगनबाड़ी का एजुकेशन इक्विवेलेंट होगा या उतना दे पाएगा जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होगी? तो पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाने के लिए क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ट्रेंड हैं? ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में उनको ट्रेंड करेंगे। 6 महीने में उनको क्या ट्रेंड करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि गांव-गांव के स्तर तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्लास 1 और 2 पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में उनको तैयार किया जा सकेगा। आप हम सब जानते हैं कि वर्षों से अच्छी तनख्वाह को लेकर के, बाकी सारी सुविधाओं को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये शिक्षा नीति, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है।
तो ये अगर ये चर्चा नहीं होती है, 8 लाख बच्चे अभी एक आंगनबाड़ी 8 लाख से भी ज्यादा, सॉरी ये गलत आंकड़ा है, बच्चे 8 करोड़ बच्चे आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनके लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था ये करेंगे। उसके बाद जो 3 साल के हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं है, पहले मिडिल, हमारे जमाने में भी मिडिल कहते थे, अभी भी इन्होंने वापिस आकर के उसको मिडिल कहा। फिर उसके बाद सेकेंडरी के 4 साल हैं, ये सेकेंडरी के जो मिडिल के जो 4 साल ये बता रहे हैं, 6 से लेकर के 8-9 साल की उम्र तक के बच्चे, उनको ये कह रहे हैं कि ये कारोबारी वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, कारोबारी शिक्षा देंगे, जिसमें माली का, बढ़ईगिरी का और कंप्यूटर के छोटे मोटे काम, मोबाइल रिपेयर वगैरह वगैरह ये सिखाएंगे, ताकि बच्चे, अब मुझे इसमें थोड़ी सी ये वोकेशनल एजुकेशन पे जोर है, अच्छी बात है, लेकिन इस वोकेशनल शिक्षा को लेकर के बच्चे आगे की पढ़ाई में इनका क्या इस्तेमाल होगा? क्या ये शिक्षा नीति ये मान के चल रही है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे और वो अपनी ट्रेडिशनल वोकेशनल कारोबार में चले जाएंगे, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई कुछ और काम करेगा, तो आगे का विजन क्लियर नहीं हो रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन लेकर के जो बच्चे आएंगे उनका आगे क्या। अभी भी जो बच्चे बैचलर करते हैं वोकेशनल कोर्सेज में, उनका एडमिशन यूनिवर्सिटीज में नहीं होता आगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या और भी कई, लगभग सारी यूनिवर्सिटी वोकेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन करके आने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देती। दूसरी बात कि वीवोक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स को पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देने का अलाउ नहीं है। वो वैसा कोई भी रोजगार से रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते जिसके लिए ग्रेजुएट को माना जाता है कि ग्रेजुएट वो एग्जाम दे सकता है। तो आप ही एजुकेशन दे रहे हो, आप ही कह रहे हो कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज, वोकेशनल कोर्सेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, और आप ही उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ना उसको आप एक रोजगार वाले परीक्षा में बैठने दे रहे हो, ना आगे यूनिवर्सिटी में जाने दे रहे हो, तो फिर ये वोकेशनल कोर्सेज में उलझा क्यों रहे हो? ये बात। दूसरी बात कि बहुत बड़ा चेंज हो गया है ये कह करके कि बोर्ड के एग्जामिनेशन अब कम सख्त होंगे। इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कम सख्त होने का मतलब क्या हुआ, कि क्या उनके पेपर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्या उनसे बहुत हल्के हल्के सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या उनका स्तर गिरा दिया जाएगा? ये सब कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसमें। हाँ, एक अच्छी बात है कि 3 लेवल पर उनकी इवैल्यूएशन होगी, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, उनके सहपाठी उनको इवैल्यूएट करेंगे और टीचर भी इवैल्यूएट करेंगे, और उन तीनों इवैल्यूएशन को मिल करके एक उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। एक बात है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात, तो ये नई बात नहीं है। ये पहली शिक्षा नीति जो बनी थी 1968 में, तब से ये चली आ रही है बात। वह तब भी कही गई है कि 6% खर्च किया जाएगा, नहीं हुआ। जो 86 में आई, जो 92 में अमेंड की गई शिक्षा नीति, उसमें भी 6% जीडीपी का खर्च करने की बात कही गई है, पर वो नहीं हुआ। इस शिक्षा नीति में भी यह बात नहीं कही गई है कि 6% जीडीपी खर्च किया कैसे जाएगा। तो देखिए क्या होता है। हम उम्मीद रखें कि 2040 इनका टारगेट ईयर है, तो शायद तब तक इसमें कुछ हो जाए। कह रहे हैं बस्तों का बोझ कम किया जाएगा, सिलेबस 10% कर्टेल किया जाएगा, लेकिन इस सिलेबस के 10% कर्टेलमेंट में क्या कर्टेल किया जाएगा? अभी तक जो चीजें सामने आई है कि उसमें धर्मनिरपेक्षता का सब्जेक्ट हटा दिया गया है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप क्या
रखेंगे और क्या हटाएंगे, तब तो क्यूरिकुलम का बोझ कम करने का कोई फायदा होगा। वरना जैसे इसमें ड्यूटीज पे बहुत जोर दी गई है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे ध्यान दीजिए, ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात कहीं नहीं की गई है। अब ह्यूमन वैल्यूज को आप ह्यूमन राइट्स से इक्वेट नहीं कर सकते, इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। इंदिरा गांधी ने पहली दफा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही थी, लेकिन वो भी उसको फंडामेंटल राइट से रिप्लेस नहीं कर सकी थी। फंडामेंटल राइट अपनी जगह है और बिल्कुल अछूता है, लेकिन इसमें बार बार सिर्फ ड्यूटीज की और ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई है। ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की बात कहीं भी नहीं कही गई है। और अब हम आगे कॉलेज लेवल पर चलते हैं। हायर एजुकेशन में एक चीज अच्छी कही गई है कि स्ट्रीम की वो टाइटनेस खत्म की गई है। आप आर्ट्स पढ़ते हैं, आप साइंस की भी स्ट्रीम ले सकते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। और लेकिन एक चीज ये कहते हैं कि बीएससी ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। पहला साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल डिग्री मिलेगी और चौथे साल रिसर्च का क्वालिफिकेशन मिलेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चा ग्रेजुएशन 1 साल करके छोड़ दिया, उस सर्टिफिकेट आपने दे दी, बहुत अच्छी बात हुई। पहले 1 साल करके कोई छोड़ देता था तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता था। मुझे याद है बचपन में कुछ लोग कहते थे कि जैसे मैट्रिक का एग्जाम दिया, पास नहीं कर पाया तो अपने आप को नॉन मैट्रिक कहते थे, मतलब मैट्रिक का एग्जाम दिया पर क्लियर नहीं कर सके। तो अभी ये सर्टिफिकेट देंगे, पर उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी? क्या उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसे कहीं जॉब मिलेगी, या उस सर्टिफिकेट को लेकर के वो कुछ और कर सकेगा? इस बात की कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है कि उस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का क्या वैल्यू होगा। डिग्री का वैल्यू जो पहले था वही अभी भी है कि आप उसके बाद एलिजिबल होंगे कोई सा भी कारोबारी एग्जाम, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दे सकने के लिए। तो इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो सीधा प्राइवेटाइजेशन की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन कही गई है किसी न किसी फॉर्म में। एक तो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगे को यहाँ कैंपस बनाने की, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को यहाँ कैंपस बनाने की इजाजत दी जाएगी। आश्चर्य की बात है कि जो 2010 में यूपीए सरकार ने भी ऐसा प्रपोजल लाया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में अपना कैंपस बनाने की इजाजत दी जाए, तो एनडीए वालों ने इसका विरोध किया था। अपने यहाँ ये चलता रहता है कि सरकार में है तो वही काम करेंगे, विपक्ष में है तो उसका विरोध करेंगे, तो इसका भी विरोध हुआ था। जाहिर है कि जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी विदेशों से, इनके अपने फी स्ट्रक्चर होंगे, इनका अपना क्यूरिकुलम होगा और वो उनके अपने हित में होगा। इसमें एक पॉजिटिविटी ये हो सकती है कि भारत में रह करके जो बच्चे विदेश नहीं जा सकते वो भारत में रह करके विदेशी यूनिवर्सिटीज से डिग्री ले सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो सारा कुछ अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, वो इस देश के लिए कितना सुटेबल होगा कितना नहीं होगा ये किसी को भी पता नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी से डीलिंक करने की बात, एफिलिएशन खत्म करने की बात, कॉलेजेस को ऑटोनोमस करने की बात। ऑटोनोमस करने की बात जब सरकार कहती है तो उसका सबसे पहला अर्थ यही होता है कि सरकार की तरफ से उसे किसी भी तरह की इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलेगी, उसे कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। अब जब कॉलेजेस को ग्रांट नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ से लाएंगे पैसे? जाहिर है कि वो स्टूडेंट की फी बढ़ाएंगे, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगी और उसे फिर से गरीबों के बच्चे उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हायर एजुकेशन एक तरह से गरीबों के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है इस पूरे ड्राफ्ट को अगर आप ध्यान से पढ़े तो। दूसरी बात, ये स्पष्ट तो सबके दिमाग में होगा ही कि यह महज एक पॉलिसी है, एक तरह की गाइडलाइन है, कोई नियम नहीं है। नियम तो जब बनेंगे तब सामने आएगा। ये कह रहे हैं कि हम नियंत्रण
कम करेंगे, लेकिन जितनी नियामक बॉडीज इन्होंने गिना दी है, ये बोर्ड होगी, ये गवर्निंग बोर्ड होगा और ये काउंसिल होगी, तो लगता है कि काउंसिल्स की संख्या शायद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि नियंत्रण करने वाली बॉडीज ज्यादा हो जाएंगी और काम करने वाली बॉडीज कम हो जाएगी। और इससे सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा, हर एजुकेशन के क्षेत्र में केंद्रीकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट है जो कि राज्य के कार्य क्षेत्र में भी आता है और केंद्र के कार्य क्षेत्र में भी आता है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर स्टेट के कार्य क्षेत्र बहुत कम हो जाएंगे और केंद्र का दबदबा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या काफी कम है और ज्यादा संख्या स्टेट राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की है। तो आप एक बार सोच के देखें कि अगर सारे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के से एफिलिएशन खत्म कर दिया जाएगा तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? सरवाइव कर भी सकेंगे। हालांकि इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि हर जिले के स्तर पर एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, हर जिले में एक विश्वविद्यालय होगा। बात बहुत अच्छी है, हम भी चाहते हैं कि हर जिले में विश्वविद्यालय हो और हर ब्लॉक या हर पंचायत में कॉलेज हो, ताकि हर बच्चा हायर एजुकेशन ले सके। ये अगर अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हर जिले में एक बाल भवन की स्थापना होगी, ऐसा भी कहा है। यह भी बहुत अच्छी बात है, अगर कर लें। उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, कौन उसको संचालित करेगा? बातें अच्छी है वैसे, हर जिले में बाल भवन हो, हर जिले में। एक हायर एजुकेशन की तरफ देखें तो और ये एक बड़ी अजीब सी चीज लगती है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी, ज्यादातर यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जहाँ हर चीज पढ़ाई जाती है, जो जिस स्ट्रीम वाइज बटा हुआ जरूर है, लेकिन आप साइंस, आर्ट्स, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। कुछ जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं, तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज है। जैसे मेडिकल की पढ़ाई की व्यवस्था अलग है, जो इंटरमीडिएट करने के बाद वो इम्तहान देते हैं बच्चे और मेडिकल में जाते हैं या आईआईटी में जाते हैं या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाते हैं, या इसी तरह से और भी बिजनेस मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह, अलग से यहाँ स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी, सुपर स्पेशलिटीज कहीं भी नहीं रहेगी। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर कोई समझा सकता है मुझे तो समझाए कि क्या एम्स में भी आप एक्टिंग करना सिखाएंगे? क्योंकि एम्स तो सुपर स्पेशलिटी है, वहां तो सिर्फ मेडिकल की बातें होती है। मेडिकल के अलग स्ट्रीम, मेडिकल के भी कई स्ट्रीम है, वो वहां पढ़ाए जाते हैं। तो क्या वहां पर भी आप नाचना, गाना, एक्टिंग करना, फिल्म डायरेक्ट करना सिखाएंगे? या फिर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में जाकर के आप मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, या आप आईआईटी में जाकर के फाइन आर्ट्स पढ़ाएंगे? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये कैसे हो सकता है कि आप सुपर स्पेशलिटी एकदम खत्म कर दें और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटीज आपको, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की तमाम यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ के हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट छोड़ करके। ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये क्या शेप लेगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ मटिया मेट ना हो जाए। ये जो अच्छे अच्छे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो दुनिया के 200 टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन में आते हैं, वो क्या आते हैं बताएं आप? आईआईटी दिल्ली आती है, आईआईटी मुंबई आती है, आईआईएम अहमदाबाद का नंबर आ जाता है कभी कभी 200 टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया के स्तर पे। और एक हमारी जेएनयू जो आती थी, जिसको कि बर्बाद करने की हर कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही डेमोक्रेटिक बेस पे जेएनयू की संरचना थी और सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी, जहाँ की एकेडमिक काउंसिल में भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो यूनिवर्सिटी थी वो। तो इस तरह से
कई चीजें स्पष्ट हैं और कई चीजें बहुत घाल-मेल की तरफ ले जा रही हैं। एक मेरा समय खत्म हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, इसे मैं 100% सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मनुष्य को मुझे मानव संसाधन कहना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता था। मनुष्य मनुष्य है, वो संसाधन नहीं है, वो संसाधन क्रिएट करता है। इसलिए शिक्षा मंत्रालय कर दिया तो ठीक है। एक और चीज देखने, भाषा के सवाल पे बहुत बहस हो रही है, लेकिन मातृभाषा में मीडियम, सिर्फ मातृभाषा पढ़े बच्चे ऐसा कहीं नहीं है। मातृभाषा सीखने सिखाने का माध्यम हो प्राइमरी लेवल पर, ये बात हमारे संविधान के 350A में ये बात कही गई है। गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को शिक्षा तो उनकी ही अपनी भाषा में दी जानी चाहिए। मैं इसकी 100% सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि एक बच्चा अपनी पूरी एनर्जी अंग्रेजी सीखने में खर्च कर देता है और वो बाकी सारी चीजें जो बुनियाद बननी है, जो फाउंडेशन बननी है, वो नहीं बन पाती। क्योंकि जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते, जिन्हें वो वातावरण नहीं मिलता, उनके लिए अंग्रेजी सीखना, छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब एक पुरानी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। 80s में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लाए, लेकिन एक नियम लेकर के आए कि मैट्रिकुलेशन के लिए पास विदाउट इंग्लिश। उसका बहुत मजाक भी उड़ा, लेकिन वो उसके रिजल्ट का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो पाया कि जितने बच्चे फेल हो जाते थे सिर्फ इंग्लिश न जानने की वजह से, उस वैसे बैकग्राउंड के कई बच्चे टॉप 10 में आ गए। यानी अंग्रेजी का कंपल्सन उनके लिए इतनी बड़ी बाधा थी कि हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हुए भी वो अंग्रेजी में फेल होने की वजह से फेल हो जाते थे। जैसे ही ये उन्होंने हटाया कि अगर आप अंग्रेजी में फेल भी हो जाते हो लेकिन बाकी आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छा करते हो, तो आप पास करोगे और जो आपको रैंक आता है वो रैंक भी आपका रहेगा। और उससे इतना ज्यादा परिवर्तन आया कि वो देखने लायक था। तो ये सारी चीजों को भारतीय परिवेश में, हालांकि इसकी क्रिटिसिज्म बहुत हो रही है कि जो बच्चे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे वो आगे चल करके पिछड़ जाएंगे, लेकिन जो 5 साल तक के बच्चे कितना अंग्रेजी सीख लेंगे उस वक्त तक। जब माध्यम बना देने से होता क्या है कि उनकी सारी एनर्जी उधर कन्वर्ट हो जाती है। मैं इसको 100% सपोर्ट करती हूँ कि बच्चों को एजुकेशन बचपन लेवल का, फाउंडेशन लेवल का एजुकेशन तो उनको उनकी मातृभाषा में ही देने की जाए। बहुत सारी इसमें प्रैक्टिकल कुछ सवाल उठते हैं कि टीचर, अगर कोई हिंदी बेल्ट का टीचर नॉर्थ ईस्ट चला गया तो वहाँ की भाषा में कैसे पढ़ाएगा। अगर कोई उत्तराखंड का व्यक्ति या कोई तमिलनाडु का कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है बिहार में आकर के, तो वो कैसे सीख जाएगा पूरी हिंदी की, बच्चों को हिंदी में या उनकी मातृभाषा में एजुकेशन दे सके। तो ये उनको लगता है कि ये मातृभाषा वाली बात बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये 80% तो प्रैक्टिकल है। कुछ एक अपवाद जरूर आएंगे, उसके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पश्चिम चंपारण में स्कूल में पढ़ती थी, जब मेरा एडमिशन हुआ, मैंने हिंदी बोला तो वहाँ के बच्चों ने, जो हमारे सहपाठी थे, हिंदी सुन करके कहते हैं, मैं एक लाइन भोजपुरी बोल रही हूँ, सबको समझ में नहीं आएगा, का हो बिलायत से आयल बड़ू, बिलायती बोलो तरु। मतलब उनको हिंदी उनके लिए बिलायती था। वो कह रहे बिलायत से आई हो, बिलायती बोल रही हो। और वहाँ सब काम भोजपुरी में होता था। पूरी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एडवांस मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, वो सब भोजपुरी में ही पढ़ाई जाती थी। ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल माहौल वहाँ का ऐसा था कि सब भोजपुरी में बातें कर। सिर्फ अंग्रेजी के टीचर, जो हेड मास्टर साहब खुद पढ़ाते थे अंग्रेजी, वो ऐसे भोजपुरी ही बोलते थे, लेकिन जब क्लास में आते थे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तब वो एक शब्द भी हिंदी का नहीं बोलते थे, तब वो अंग्रेजी ही बोलते थे। और हमने जो कुछ भी सीखा है, मैं गर्व के साथ
फख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि जो हमने जो कुछ भी सीखा है अंग्रेजी उसी स्कूल में सीखा है जहाँ हिंदी को भी विलायती भाषा कहते थे और भोजपुरी बोलते थे। तो बस अब मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि बहुत सवाल है इस पे, कुछ अच्छाइयाँ हैं पर ढेर सारे सवाल हैं, अब देखना है। और सबसे पहली बात है कि 2040 तक इसके जो इसके उद्देश्य हैं वो हासिल करने हैं। तो ये 20 साल बहुत लंबा वक्त है, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। 6 साल लगे पॉलिसी बनाने में, 34 साल बाद पॉलिसी बनी, वो भी ज्यादातर पुरानी चीजों को लेकर के कुछ नए मिक्स करके, और अब उसको पूरा करने में 2040 जाएगा। तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो मैं अब मेरा वक्त हो गया, इसलिए मैं अब खत्म करती हूँ, और सवाल आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। शुक्रिया। धन्यवाद मणिमाला जी। और आपसे सुनने का तो बहुत कर रहा था, मगर अभी दूसरे वक्त। अब मैं प्रोफेसर मधु प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातों को रखें। मणिमाला जी ने तो पूरा विस्तार से हमारे सामने नई शिक्षा नीति रख दी, जो कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक पूरा उसका जो फैलाव है वो दिख जाता है। और उसमें ये इन्होंने बहुत जरूरी बात कही है कि कई चीजें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो उनको लागू करने में सिर्फ ये नहीं कि 20 साल का डेडलाइन दिया है, 20 साल आगे का, पर ये भी है कि समझ नहीं आ रही कि ये आगे कैसे बढ़ेगी ये बात। मैं कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजों को उठाऊंगी जो हमारे जो मणिमाला जी ने ये भी कहा था कि यहाँ हमारे जो हक हैं, हक का क्या किया जा रहा है, हमारी ड्यूटीज की बात हो रही है। जब हक की बात आती है तो हम वाकई अपने संविधान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे हक और हमारे जो देश के नागरिक होने के कारण जो हम उम्मीद रख सकते हैं अपनी सरकारों से कि उनको हमारे लिए क्या करना चाहिए, उनकी नीति कैसे होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है उसमें हमारा संविधान देखना। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो कमजोरी इस शिक्षा नीति में है, कमजोरियां काफी हैं, बातें 2-4 जरूर अच्छी कही हैं, वो उनको हम देख सकते हैं, पर जो कमजोरियां हैं वो ये हैं कि एक तरह से बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में, बहुत दुविधा में ये फंसी हुई है शिक्षा नीति। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं पता अभी तक कि शिक्षा नीति है ये, या वो हिस्से हैं शिक्षा नीति के जो सरकार ने और कैबिनेट ने पास किए हैं लागू करने के लिए, क्या और भी इसके हिस्से हैं जो अभी लागू नहीं होंगे, बाद में लागू हो सकते हैं। ये चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि जो ये क्या कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है उसका एक हिस्सा है, उसको कोई कुछ इसको जो पास किया है वो पूरी तरह से लागू होगा, या इसमें और भी बातें हैं जो अभी इसमें शामिल नहीं है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है इसमें, जो कि वो उस दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन हुआ और 48 घंटे बाद कुछ और पन्ने आए हमारे सामने जिसमें ये कहा गया कि ये शिक्षा नीति है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सरकार की ये कैबिनेट ने कहा है कि ये हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये पास किया है। तो आप सिर्फ ये इम्प्लीमेंट करेंगे
या और भी कुछ इम्प्लीमेंट होगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात तो की गई है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, लेकिन इसमें कोई डिटेल्स नहीं दिए गए जो अक्सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे पहले इन्होंने कहा था कि हम आरटी एक्ट 2009 का जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे 3 साल से लेके 18 साल तक। आरटी एक्ट तो था 6 साल से 14 साल के लिए, और हम लोगों ने, बहुतों ने इसका बहुत इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि ये 6 साल से 14 साल क्या होते हैं। तो ये 3 साल से 18 साल अगर ये एक्सटेंड करते तो ये एक तरह की एडवांटेज होता, लेकिन हमें ये भी लगता है कि ये 3 साल पे क्यों, ये एक्चुअली 0 to 18 होना चाहिए। जैसे पहले ही हमारे संविधान में लिखा हुआ था, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 ये लिखा हुआ था कि ये जो शिक्षा की नीति है ये अप टू 14 इयर्स की होगी, क्योंकि उस वक्त मैट्रिक होता था तो 14 इयर्स, अप टू 14 मीन। अब आप हमारे पहले बीच में 10+2 आ गया, फिर वो 6 to 14 हो गया। अब 6 to 14 तो बीच का एक हिस्सा रह गया, दोनों साइड पे खाली था। अब भी हमें लग रहा है अगर आप 18 तक ले जाएंगे, 18 साल की उम्र तक, और अगर आप दूसरी तरफ 3 साल तक ले जाएंगे, तब भी आपका इसमें बहुत गैप है जो बहुत जरूरी है। हमारे देश में आंगनवाड़ी के जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज पे निर्भर थी कि हमारे देश में बहुत हद तक बच्चे मैल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं। गरीबी की वजह से बच्चों की सेहत और उनकी खुराक बहुत कम होती है, और हमें पता है कि छोटे बच्चों के लिए खुराक का पूरा होना बहुत जरूरी है, खास तौर से उनकी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद करने के लिए। तो बच्चों के बचपन को आगे बढ़ने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए हमें ये नहीं समझ आ रही आप 3 साल पे क्यों शुरू कर रहे हैं, आप बर्थ से क्यों नहीं कर रहे। 0 to 18 होना चाहिए इसका, और 0 to 18 अगर है तो इसमें आंगनवाड़ी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आंगनवाड़ी हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों पर उसका जोर होता है। तो आंगनवाड़ी को हर बच्चे को पैदाइश से हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों पर जोर देना बहुत जरूरी है। अगर हम 3 साल की उम्र पे उनको खेल और गाने और नाटक और ऐसी चीजों के में शामिल करके उनको शिक्षा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जो पहला हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है, वो ये सजेशन तो ये लगता है कि होना चाहिए कि अगर आप बच्चे को 3 साल वो खेलेंगे, वो सीखेंगे खेल और गाने से और नाटक से और ऐसी चीजों से, और फिर उनको 2 साल उनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन की शुरुआत होती है वो 2 साल से होगी। लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 0 से शुरू नहीं किया। कभी ये गलती हम ना करें कि 3 साल की उम्र पर बच्चे को सिखाना और लिखवाना और ऐसी चीजें शुरू करने लग जाएं, क्योंकि ये तो बहुत गलत होगा और सारे एजुकेशनिस्ट इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर अगर आगे जाके आपने इनको आखिरी साल 1.5 साल में राइटिंग, लिटरेसी, न्यूमरेसी, रीडिंग ये सब चीजें सिखानी है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आप इस वक्त स्कूल में इनको लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखा नहीं सकते, जब आपके पास
शिक्षक भी हैं, कम तादाद में शिक्षक हैं, हमें पता है आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के साथ लेबर का क्या करें, मुंह से निकल ही आता है क्योंकि शिक्षक भी अब लेबर हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो आप उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लाते हैं और फिर आप ये भी करते हैं कि पूरे आप वैकेंसीज फिल नहीं करते, तो 50% के करीब कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप 40 के करीब आपकी वैकेंसीज फिल नहीं होंगी। हमारे 50% स्कूल्स तो सिंगल टीचर स्कूल होते हैं। खैर, अगर वो 2 साल में बच्चों को, जो टीचर है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी, वो टीचर हैं, अगर वो 2 साल में बच्चों को पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी लिटरेसी नहीं सिखा सकते, जो फाउंडेशन स्टेज की जो इनका सिलेबस बनेगा, अभी बना नहीं, बनेगा, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आंगनवाड़ी का टीचर कैसे, आंगनवाड़ी का टीचर ये कैसे कर लेगा वही 2 साल में, जो दूसरा टीचर नहीं कर सकता। एक और बात इसमें है जो ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जो सरकारी स्कूल हैं उनके यहाँ तो जो प्री स्कूल ट्रेनिंग है वो आंगनवाड़ी के आधार पर होगी, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय और जो सैनिक स्कूल, जो स्पेशल स्कूल है सरकारी भी, उनमें हम देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी पर नहीं ये बेस्ड होगा, वो स्कूलों में खुद स्कूलों में ही प्री नर्सरी शुरू होगा। और इसके अलावा हमें पता है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल अपना प्री नर्सरी भी उनके स्कूल में ही होती है। अब उसी तरह से हमारे जो स्पेशल सरकारी स्कूल हैं उनमें भी प्री नर्सरी स्कूल के साथ जुड़ी होगी, लेकिन जो आम सरकारी स्कूल हैं उनकी प्री नर्सरी आंगनवाड़ी में होगी। इसके अलावा एक चौथे तरीके की प्री नर्सरी भी है, वो ये है कि जो स्टैंड अलोन प्री नर्सरी जिसको कहते हैं, हमें सबको पता है कि अक्सर जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में पैसे खर्च सकते हैं वो अपने बच्चों को स्टैंड अलोन, तो ये जो स्टैंड अलोन प्री नर्सरी की बात है, तो हम देख रहे हैं कि 3 साल की उम्र से ही आप मल्टी ट्रैक एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि सारे बच्चे एक समान प्री नर्सरी में जाएंगे और वो प्री नर्सरी आंगनवाड़ी और स्कूल से जुड़ी होगी या स्कूल में होगी, तो ये आप पहले से ही कह रहे हैं कि देखो जो स्टैंड अलोन में जाएगा उसकी तो प्री नर्सरी अलग होगी, जो स्पेशल स्कूल में जाएगा उसकी प्री नर्सरी अलग होगी, और जो आम सरकारी स्कूल में जाएगा उसकी आंगनवाड़ी से होगी। आंगनवाड़ी के जो वर्कर को ट्रेनिंग देने की बात थी वो भी बहुत गलत तरीके से हो रही है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर 10+2 पास है या फेल है ये क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट में। अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आपको 6 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप ये खुद देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग 6 महीने की, और अगर आपका वर्कर 10+2 से कम ट्रेनिंग है तो 1 साल की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि कितना होगा नहीं होगा, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक बहुत अच्छी बात जो उठाई गई है वो ये है कि बच्चों को सिर्फ मिड डे मील नहीं मिलेगा, उनको नाश्ता भी मिलेगा। आई थिंक ये वही है कि क्योंकि आंगनवाड़ी में नाश्ता दिया जाता है तो वो स्कूल और आंगनवाड़ी की दोनों चीजों को जोड़ देंगे, पर ये 12वीं तक नहीं चलेगा ये नाश्ता और ये मिड डे मील, ये 8वीं तक मिड डे मील चलेगा, और नाश्ता जो है वो आई एम क्वाइट सर्टेन के फाउंडेशन स्टेज के बाद चला जाए। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक बात है कि इस पॉलिसी में अब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं 3 to 18 years। तो
तो इसमें ये बात भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये एजुकेशन को एक राइट समझ रहे हैं, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब है, तो उसमें तो 6 साल से लेके 14 साल तक है, तो 3 साल से लेके 6 साल तक क्या वो हक है या नहीं, और 14 साल से लेके 18 साल तक वो हक है या नहीं, इन चीजों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। और ये बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक नई पॉलिसी ला रहे हैं और आपके संविधान में ऑलरेडी एक कानून है, एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल राइट है, तो आपको फिर लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। लागू करने से पहले आपको लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा उस हक को एक्सटेंड करने के लिए 3 साल से लेके 18 साल के लिए। लेकिन ये ना तो मेंशन्ड है, ना इसके बारे में अभी भी कोई बातचीत हो रही है। दूसरी बात कि इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत कमियां थी, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बात करना चाह रही, लेकिन एक उसमें बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, उसको डिटेन करना या फेल करने का सवाल नहीं था। तो बात ये थी कि कोई एग्जाम्स नहीं होंगे 8वीं तक, 8वीं में जाके आप एग्जाम देंगे और फिर आप आगे बढ़ोगे या नहीं। अब इन्होंने क्या किया है कि फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ इन्होंने क्लास 3 में इन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है, और ये हो सकता है ये ऑल इंडिया एग्जाम हो, क्लास 3 का ऑल इंडिया एग्जाम होगा, हो सकता है। अभी तक प्रॉब्लम ये था, पहले इन्होंने कहा ऑल इंडिया होगा, सीबीएसई ने बोला हमारे बस का नहीं है, हम इसको हैंडल करें, तो कहने लगे अच्छा हम सोचेंगे फिर कौन करेगा, लेकिन अभी तक यही है कि ये ऑल इंडिया एग्जाम है। उसके बाद 5वीं जमात के बाद एक और ऑल इंडिया एग्जाम होगा, उसके बाद 8वीं जमात के बाद एक और ऑल इंडिया एग्जाम होगा, और ये 3 एग्जाम्स जो ऑलरेडी एलिमेंट्री स्कूल में आज तक जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें 8वीं जमात तक बच्चों को एग्जाम कोई नहीं देना पड़ता था, उनकी ना डिटेंशन होती थी, ना उनको बाहर निकाला जाता था, क्योंकि आइडिया यही था कि बच्चों को स्कूल में रखो, एग्जाम डाल के उनको ये नहीं कि उनको बाहर धकेलो, स्कूल में रखो बच्चे को 14 साल की उम्र तक, ताकि वो कामकाजी बच्चा ना बने। अब इन्होंने क्या किया है कि 2 साल पहले जो चाइल्ड लेबर लॉ है उसमें भी इन्होंने परिवर्तन ये लाए हैं। वो परिवर्तन ये है कि 10 साल की उम्र पर बच्चा अपने घरेलू कामकाज में काम कर सकता है, अगर वो उसकी शिक्षा से इंटरफेयर ना करे। अब हमें पता कि उसकी शिक्षा तो थी हो नहीं, शिक्षा हार्डली हो रही थी, जो हालत हम देख रहे हैं आज, वो शिक्षा जो पहले जो शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में, तो जब आप इसको चाइल्ड लेबर लॉ को चेंज करोगे तो आप इस चीज का आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि बच्चा अपने घरेलू कामकाज में शामिल हो सकता है, जिसका हमें पता है कि जातिवाद से बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि आपके घर के का कामकाज क्या है, वो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप इस किस जात के हो। सो ये जो 3rd क्लास और 5th क्लास पे आपको निकाला जा रहा है और कहा है कि आप वोकेशन कर सकते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले लो और साथ साथ अपने घरेलू कामकाज में शामिल हो जाओ, तो हमें ये भी पता है कि आप वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो कौन सी यूज लेंगे, और हमें ये भी पता है कि आपको कैसे कामकाज में शामिल किया जाएगा। 10-10.5 साल की उम्र पे ये बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ कदम है हमारे लिए। हमने अगर 14 साल तक इसको आगे बढ़ाया था कि बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, भले ही है हम इसको
हमें ठीक तरह से लागू करने की बहुत आवश्यकता थी, पर इसको हटाना और ये कहना कि बच्चा 10 साल की उम्र पे ही वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकता है और घरेलू कामकाज में शामिल हो सकता है, तो हम तो स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 80% बच्चे कभी स्कूल में, उनको याददाश्त में उनके में रहेगा नहीं कि वो कभी स्कूल भी गए थे। वो उनको 10 साल की उम्र पे कामकाज में ही लगा देंगे। इसके अलावा एक और बहुत ये इनकी जो एग्जिट एंट्री पॉलिसी की बात हो रही है ना, 3 साल से एग्जिट भी हो रहा है, 10 साल की उम्र से एग्जिट भी हो रहा है और हर 2 साल ये होगा। 8वीं के बाद भी आपको हर 2 साल बाद एग्जाम देना है। और 12वीं का एग्जाम मणिमाला जी ने जरूर कहा कि वो, उन्होंने बोला बहुत हल्का रहेगा, हल्का तो रहेगा, लेकिन एक चीज और है इस नीति में, वो ये है कि 12वीं का एग्जाम पास करके आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जा सकते। आपको एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा। 12वीं करने के बाद एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम करना पड़ेगा, जिसके आधार पे ही आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। तो ये जो 10वीं और 12वीं हल्का कर रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप उनको घर पे ट्यूशन नहीं लगवा सकते, जिनको कोचिंग सेंटर में नहीं भेज सकते, ताकि वो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम करें ना करें। तो वो बच्चे तो अगर वो 3री और 5वीं में नहीं बाहर निकले तो वो 10वीं या 12वीं के बाद निकाले जाएंगे। अब ये हम देख रहे हैं कि इसका तो हमारे पूरे जो हमारी जो राइट टू एजुकेशन है उसको तो बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया, जितना है भी उसको खत्म कर दिया। आगे आप, मुझे लग रहा है कि तभी उन्होंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, क्योंकि वाकई अब हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो चुपचाप से, इट विल बी गिवन अ क्वाइट बेरियल, उसको चुपचाप से आप बाहर धकेल देंगे। एक और चीज जो, मेरा टाइम हो रहा है, मैं 5 मिनट में एक और चीज बहुत जरूरी जो उठानी है वो ये है कि इस शिक्षा नीति में रिजर्वेशन, कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, जेंडर ऑपरेशन, ट्राइबल ऑपरेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई विशेष सवाल नहीं उठाए गए, ना कोई विशेष इसके लिए रास्ते निकाले गए हैं। हमारी शिक्षा, हमारे संविधान में ऑलरेडी रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जो उन तबकों से आते हैं जिनको सिस्टमैटिकली ओप्रेस किया गया है, सिस्टमैटिकली शिक्षा या एक तरह से एक आजाद जीवन जीने के हक से अलग रखा गया है कई शताब्दियों से। जो हमारे SC, ST, OBC, जेंडर, ये सब इन लोगों के लिए, जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन सब की कोई व्यक्तिगत कमियां नहीं हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये एक सिस्टमैटिक उनको बाहर निकाला जा रहा है शिक्षा से, और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में ये कहा और ये एक्सप्लेन करके कहा कि ये जो हम जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये बराबरी के लिए नहीं दे रहे, ये गैर बराबरी को खत्म करने के लिए दे रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर बराबरी को खत्म करने के लिए हम सिर्फ बराबरी का खेल नहीं खेलेंगे, हम उन लोगों के लिए ज्यादा प्रिविलेज देंगे जिनको अभी तक अलग रखा था शिक्षा से और इन जरूरी चीजों से। तो हम we will discriminate in favor of those who have been kept back. और उन्होंने ये स्पष्ट तौर से कहा कि इसके बिना
आप किसी को जो शताब्दियों से जिनको पीछे धकेला गया है उनको आप कभी आगे नहीं ला सकते जब तक आप ये रिजर्वेशन नहीं करेंगे। इस शिक्षा नीति में हमारे संविधान के खिलाफ जाते हुए ये कहा गया है कि ये जो सब लोग हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जैसे इनको कुछ व्यक्तिगत तौर से कुछ कमियां हैं और इनके लिए हम व्यक्तिगत तौर से चाहेंगे कि इनको पता होना चाहिए कि इनके लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या सहूलियत है और इनको थोड़ी मदद करनी चाहिए कि वो उन सहूलियतों को हासिल करें। पर वो रिजर्वेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही, वो बात नहीं हो रही कि ये सिस्टमैटिकली ओप्रेस्ड हैं। अगर इनको अपने साथ लाना है तो इनके फेवर में हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कहीं भी नहीं मेंशन किया जाता और ये उल्टे तौर पे ये कहा जाता है कि हम क्योंकि हर चीज को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, हर चीज को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के लिए एक एग्जाम है, तीसरी जमात पास, मुझे शुरू वहां से करना था, तीसरी जमात पास करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है, फिर आप पूरे स्कूल के एग्जाम्स करके यूनिवर्सिटी जाने के लिए तब एक और सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी आपके सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हैं। तो कह रहे हैं अब ये देखिए ना, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको ये एग्जाम करने पड़ेंगे। पर आप ये कह रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जिसको अपनी जिंदगी में हर तरह की सहूलियत मिली है उसको भी आप कह रहे हैं देखिए आप रणे मैदान में आइए और आप भी यहाँ क्रिकेट या फुटबॉल खेलिए, और जिसको ना खाना पीना, ना ठीक तरह से रहना सहना, ना ठीक तरह से पढ़ाई, उसको भी जिसको हर तरह से पिछाड़ा गया है उसको भी आप कहो कि देखो आप भी यहाँ आके अब आप इन आगे बढ़े हुए लोगों के साथ आप भी compete करो। The privileged and the oppressed cannot be made to compete. There is no level playing field here by centralizing things. Centralize करके आप और मुश्किल कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है, और आप एक और मौका दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास पूरे साधन हैं और जो प्राइवेट कोचिंग और ऐसी चीजें करके सेंट्रलाइज्ड एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं, जैसे नीट और ऐसी चीजों के लिए जो एग्जाम्स अब हो, जीईई, नीट और नेट के लिए अब जो हो रहा है और हम देख रहे हैं उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को जो साधन वाले घरों से लोग बच्चे आ रहे हैं उन्हीं लोगों को मौका मिल रहा है ये सब करने के लिए। जब अब भी रिजर्वेशन की नीति के साथ जब हम देख रहे हैं कि केवल 6% बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे, केवल 6% हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं, तो क्या हम इस शिक्षा नीति के साथ उन बच्चों को किसी हालत में, अगर वो 12वीं तक किसी तरह से पहुंच भी गए, हमने उनका रास्ता हायर एजुकेशन के लिए बंद कर दिया है, वो रास्ता बिल्कुल खुला नहीं है। हम किसी तरह से इनको आने नहीं देंगे। इसके साथ साथ एक आखिरी बात जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी वो ये है जो इन्होंने कहा है कि हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी शिक्षा नीति में स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ एजुकेशन है। स्कूल कॉम्प्लेक्स विल इंक्लूड स्कूल्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 kilometers, 5 to 10 kilometers के स्कूल्स को जोड़ के इनका एक स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा और ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बेसिक यूनिट है। और ये भी साथ कहा है कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का विचार तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में था
और किसी ने इसको लागू नहीं किया और हम इसको लागू करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। आप जब इकट्ठे करेंगे अपने सारे रिसोर्सेज, अपने टीचर्स, अपनी सारी फैसिलिटीज, तो हर बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध हासिल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कहते कि कोठारी कमीशन रिपोर्ट में बेसिक यूनिट ऑफ एजुकेशन कॉमन नेबरहुड स्कूल था, कॉमन पड़ोस का स्कूल था, वो बेसिक यूनिट ऑफ एजुकेशन था। और जब वो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करते थे, वो ये करते थे कि रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड, कैन बी शेयर्ड एंड एक्सपीरियंसेस कैन बी शेयर्ड with between common neighborhood schools। वो ये नहीं कह रहे थे कि कॉमन नेबरहुड स्कूल को तो बंद कर दो और ये मर्जर क्लोजर की पॉलिसी पूरी तरह से इस शिक्षा नीति में है, वो बंद करके और फिर आप बोलो बच्चे को, छोटी उम्र के बच्चे को, कि आप 5 किलोमीटर जाइए स्कूल जाने के लिए, आप 10 किलोमीटर जाइए स्कूल जाने के लिए। ये नहीं हो सकेगा। आप एक्चुअली ऐसे कर रहे हैं कि आप अपने लिए एक फैसिलिटी बना रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा ना खर्चना पड़े और हम जितना है वो हम एक स्कूल या 2 स्कूल या 5 स्कूल के बीच में जो एक अप्रोचेबल डिस्टेंस में है स्कूल्स, उनके बीच में शेयर करने की बात नहीं है। आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के स्कूल शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप एक और चीज कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, वो ये है, आप कह रहे हैं कि हर एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल के साथ पेयर किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसको ट्विनिंग या पेयरिंग कह रहे हैं। तो हर एक प्राइवेट स्कूल के साथ एक सरकारी स्कूल जोड़ा जाएगा और ये दोनों अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। हमने देखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट के रीइंबर्समेंट 25% में भी के रिसोर्सेज जो शेयर होते हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल ही सरकारी स्कूल के रिसोर्सेज शेयर करता है, सरकारी स्कूल के रिसोर्सेज प्राइवेट स्कूल वाले शेयर करने के लायक उनको मिलेंगे नहीं। तो जो इस वक्त सरकारी स्कूल में जो रिसोर्सेज हैं भी, वो भी उनको प्राइवेट स्कूलों के साथ शेयर करना पड़ेगा और टीचर्स भी शेयर करोगे, रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे। और कह रहे हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्राइवेट स्कूल्स की है वो भी हम सरकारी स्कूलों में लागू करेंगे और अगर दूसरी तरफ से भी कोई अच्छी होंगी तो हम वो भी लागू कर लेंगे। तो इसका मतलब कि फीस चार्ज होगी क्या सरकारी स्कूल में? टीचर्स की सैलरी रेगुलेट होगी क्या सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल्स में तो नहीं होती ना। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी नहीं रेगुलेट करते, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स मुनाफा कमाते हैं क्योंकि वो टीचर्स को पैसे कम देते हैं और बच्चों से फीस ज्यादा लेते हैं। अब क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस आप सरकारी स्कूल में भी लागू करेंगे? हो सकता है आप आज नहीं करोगे, लेकिन इसका रास्ता पूरी तरह से खुल गया है, क्योंकि जब आप ये दोनों अलग अलग तरह के स्कूलों को पेयर करेंगे, ट्विनिंग करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल हायर एजुकेशन के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी अभी, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मैंने बातें उठाई हैं ये सब हमारे संवैधानिक हक के खिलाफ जाती है और हमें इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज संविधान बदले ना बदले उसकी बात नहीं है। संविधान ये बताता है कि हम सब नागरिकों के हक क्या हैं और अगर हमारे हक के खिलाफ कुछ जा रहा है, वो नीति किसी तरह से हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उन चीजों को नहीं स्वीकार कर सकते जो हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं इधर ही रोकती हूँ और होपफुली क्वेश्चन आंसर में और सवाल उठ सकेंगे। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी वारी ले लेनी चाहिए क्योंकि होस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि
मनी जी ने भी और मधु जी ने भी बहुत विस्तार से जो है इस पॉलिसी को हमारे सामने रखा और बड़ी खूबसूरती से, जिससे बहुत सी समझदारी है। तो मैं उसका मतलब कम्प्लीमेंट्री कहना चाहता हूँ कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि हम ये जो सब कुछ हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, उस नजरिए से भी इसको देखने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो तकरीबन जब प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो तो इतने कंगाल कर दिए गए हैं कि एक महीने में 5 किलो अनाज देकर और 1 किलो दाल देकर उनको चुप करवाए रखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वो तो राइट ऑफ किए हुए लोग हैं। और उसके बाद जो लोग हैं उस पे लगातार एक नीति आ रही है जिससे लोगों को कमजोर करना और उससे केंद्रीय जो ताकत है उसको मजबूत करना है, जिसमें आप सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन ने हमारी महिलाओं का जो उनके पास रिजर्व थी उनकी सेविंग थी वो छीन ली। जीएसटी ने स्टेट्स को जो राज थे उनके हक भी छीन लिए जो अभी भी है। और उसके बाद जो अभी लॉकडाउन किया गया वो जब कि बीमारी अभी इतनी नहीं थी तो लॉकडाउन में जितने हमारे काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, उनकी सेविंग खत्म कर दी गई। इसी के बीच में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ये कह के कि आप अपने, क्योंकि खर्चे हम उसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि हमें तनख्वाह आ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपने ईपीएफ से पैसा निकाल लिए। 30,000 करोड़ उनकी सेविंग भी जो है वो खुर्द-बुर्द हो गई। और इसी में इसी नीति को अगर देखेंगे तो ये आम आदमी को जो ज्ञान की थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए उससे भी वंचित करने का एक तरीका है। और ये कहाँ से आ रहा है मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे ये हैरानी हुई कि जब कोरोना में भारत का में ये पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही थी, जिसे वो पॉलिसी कह रहे हैं, हालांकि वो ड्राफ्ट है, वो सिर्फ कैबिनेट में गया और उसमें कैबिनेट ने कहा कि हाँ जी हम मानते हैं। लेकिन अभी जो हमें प्रचार किया जा रहा है कि ये तो लोगों की पॉलिसी है। वो लोग कौन है जिनकी पॉलिसी है? और उसी वक्त पाकिस्तान ने भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की। वहां पर भी लड़ाई हो रही है कि बलोची में पढ़ाया जाएगा कि पश्तो में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। वो तब मुझे लगा कि हम दोनों देश, वैसे तो हम लड़ाई पे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम पूरा तने हुए हैं, लेकिन एक पॉलिसी जो है वो हम कॉमन तौर पे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उससे मेरा ध्यान गया और एक डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक का जो एजुकेशन स्ट्रेटजी 2020 कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपना नीतिगत पेपर बना रखा है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज में एजुकेशन को किस तरह मैनेज करना है। और उसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन फॉर एवरीवन इन द स्कूल और आउट ऑफ द स्कूल। अब ये आउट ऑफ स्कूल, और फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि हम तो एक ही स्लोगन दे रहे हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। अब तभी जो 6% कहा जा रहा है वो इसी तरह कैलकुलेट होगा कि कौन कौन से पैसे आप जोड़ लें, जैसे हम जीडीपी में कर रहे हैं कि जितनी लूट हो रही है हमारे रॉ मटेरियल की वो जीडीपी बढ़ाती है। तो इसी तरह हमारा जो 6% वाला जुमला है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसमें अभी पिछले कभी ये हिसाब हमने नहीं मांगा कि इनकम टैक्स के साथ 2 सेस लगते रहे हैं, एक प्राइम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो 30,000 करोड़ था, एक हायर एजुकेशन के लिए जो 90,000 करोड़ था, वो कहाँ लगा? और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है इसलिए फीस बढ़ाई जाएंगी। तो वो जो अभी तक लोगों का पैसा है, क्योंकि सरकार ने अपने बजट में से तो वही 1-2% रखा है और उसके लिए उन्होंने आगे प्रोविजंस कर दी कि इसमें जो, और अब जबकि ये जब पॉलिसी अभी आई और आपने बिल्कुल मनी जी ने ठीक कहा कि जो पब्लिक को दिखाया जा रहा था वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो व्यापारीकरण है
ये तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जो इसको बेचने के लिए कई तरह के बातें जो करेंगी, और वो महाभारत से सीख रहे हैं कि अगर आपने द्रोणाचार्य को मारना है तो आधे सच से मारिए, अगर आपने मतलब जो आने वाला नौजवान है मतलब अभिमन्यु, उसको आप आधे ज्ञान से मतलब मार सकते हैं। तो इसलिए ये जो नीति है, और इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक का इसके पीछे है, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले ही हम स्टार्स में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि कुछ पैसा हम आपको उधार दे रहे हैं, आप स्टार्स मतलब जो प्रोजेक्ट है जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने का पूरा प्राविधान है, और उसकी जो इंचार्ज है वर्ल्ड बैंक की इंडिया की, मतलब वो मतलब एक ऐसी कंपनी की सीईओ है जो प्राइवेटाइजेशन के लिए मतलब अपना काम चलाते हैं। और उसी में एक और नई शब्दावली जो आ गई, प्राइवेट तो वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट, पब्लिक फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। फिलैंथ्रोपी कहाँ है? जब आप एक मतलब कारखानेदार को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहते हैं कि वो अपने इनकम टैक्स से काट के कुछ पैसा जो है वो इधर लगाए, तो वो फिलैंथ्रोपी कहाँ है? वो तो लोगों का पैसा है। अगर वो इधर नहीं लगाएगा तो लोगों की मतलब कॉमन किटी में जाएगा और वहां से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको चालू लागू करने की। तो इसलिए ये दूसरी बात है कि मतलब आप और भगत सिंह ने फिलैंथ्रोपी पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोट है उनका, क्योंकि वो जब असेस कर रहे थे, गांधी जी की असेसमेंट रहे थे, तो वो कहते थे कि गांधी जी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, भला चाहते हैं समाज का, लेकिन भला चाहने से समाज में मतलब बदलाव नहीं आता। समाज में बदलाव के लिए आपको एक वैज्ञानिक विचारधारा वाली एक गतिशील सामाजिक शक्ति चाहिए। तो इसलिए ये जो फिलैंथ्रोपी है, पीछे लोग करते थे, भले का काम करते थे बहुत, हमारी मतलब पूरी आजादी की लड़ाई में लोगों ने, और मुझे क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहा हूं जो 8000 लोग मतलब अमेरिका कनाडा से गदर पार्टी के नाम पे भारत आए, तो उन बुजुर्गों को जब मिलते थे वो कहते कि हमारा एक असूल हमने सीखा था कि सबसे बड़ा इनकलाबी काम है कि बच्चों को पढ़ने के काबिल बना दो, और अगर वो काबिल हो जाएंगे तो फिर वो खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आप आंगनवाड़ी वर्कर को तनख्वाह तो दे नहीं रहे, और उससे काम आप इतना मतलब क्रिएटिव लेना चाहते हैं, इसका मतलब इसमें भी साजिश है। जब आप ये कह रहे हैं पॉलिसी में कि जब स्कूल नहीं लगेगा तो फिर कोई बुजुर्ग आके वहां पर क्लासेस लगा सकता है, तो जिसका मतलब है कि फिर शाखा चलेगी। मतलब अब दो चीजें मिक्स हो रही हैं कि वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए वहां से पैसा उधार लेने के लिए, क्योंकि इट इज ए लोन मनी, इट इज टू बी रिटर्न विद इंटरेस्ट, वो लोन मनी ले रहे हैं। और जैसे स्टार्स वाली प्रोजेक्ट में था कि सिर्फ 15% जो है उसमें खर्चा वो वर्ल्ड बैंक देगा और वो खुद वापस उसी के लोगों को चले जाएगा जो एडवाइजर बन के आएंगे। और एक बड़ी अच्छी किसी ने कन्फेशन ऑफ ए इकोनॉमिक हिटमैन था जो अमेरिका का, कि CIA वाले कैसे आदमी को वो सिर्फ मतलब जो है आपकी पॉलिसी चेंज करने के लिए भेजते हैं, और वो किस तरह काम करता है उसने अपनी कन्फेशन उसमें लिख दी थी। तो इसलिए एक तो वो प्रभाव है, दूसरा इसमें मैं समझता हूँ कभी हमें उस अपने, क्योंकि जो हमारा आज संविधान है वो लेट आया या पहले आया, उसके सभी के बीज संविधान में रखे गए थे। सरकार की ड्यूटी जो है लोगों के प्रति वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखी गई थी, लेकिन क्योंकि लोगों ने कभी पूछा नहीं, उसको ये कह दिया कि अदालत में नहीं जा सकते, हम समझते हैं कि हम अदालत के रास्ते से उसको ठीक करेंगे, जबकि वो लोगों को ताकत देता है। आपका जो मतलब ग्राम सभा वाला एक्ट है वो भी वहीं से आया है, या ये जो राइट टू एजुकेशन है वो भी मतलब उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया है। उस वक्त ये माना गया कि हम सारा कुछ एक दफा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी नीतियां होंगी सरकारों की वो आधारित इन बातों पे होंगी, इस इक्वालिटी की तरफ होंगी, बराबरता की तरफ होंगी। और वही बात जो है इसका मतलब है कि हम अब पहले तो आजादी की लड़ाई में जो एक लड़ाई का हिस्सा था वो बस्तीवाद की उन शक्तियों को खत्म करना था जो हमारे लोगों को कमजोर कर रही थी। अब ये
मैं समझता हूँ कि वो कोलोनाइजेशन का डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है, जो गांधी जी का पूरा जो प्रोसेस है उसमें देखेंगे गदर पार्टी ने अपनी तरह किया, भगत सिंह ने डीकोलोनाइजेशन को तो यहाँ तक ले आए कि अगर जो राज है उसकी जिम्मेवारी है लोगों को मतलब बराबर भाईचारा और बराबरता में बदल करना, और क्योंकि ब्रिटिश नहीं कर रहे तो इसलिए हमें बराबरता और भाईचारा लाना है, तो इसीलिए उन्होंने समाजवाद शब्द जो है उसको पॉपुलराइज किया और उन्होंने कहा कि हम तो वो आधार बना रहे हैं जिस पे होगा। और आपको शायद ये मतलब जानकारी हो कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसका रेजोल्यूशन मार्च कराची कांग्रेस थी मार्च 1931 की, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के बाद वहां पर अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि भगत सिंह ने एक बड़ा क्रिटिक इशू किया था कि आपने संपूर्ण आजादी तो मान ली, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने संपूर्ण आजादी का नारा दे दिया कि हम कोई आधी बात नहीं करेंगे, कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, हम तो संपूर्ण आजादी की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये संपूर्ण आजादी लोगों को क्या देगी, उसका आपका बल क्या आप कहेंगे। तो इसलिए मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ये मार्च 1931 में ही कराची कांग्रेस में लिखा गया था। उसी में जब झंडा अडॉप्ट किया गया तो उसके साथ 3 वैल्यूज के साथ अडॉप्ट किया गया कि ये बराबरता, आजादी और भ्रातृभाव, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के 3 रंग है। ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये सब चीजें जो है और अभी तो है कि लोग मानते ही नहीं है। जो भी आया वो बाद में हमारे प्रीएम्बल का हिस्सा बना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जब ड्यूटीज की बात आई, क्योंकि आज भी एक दलील दी जाती है आप अपनी ड्यूटी करिए, हम कहते हैं कि सरकार अपनी ड्यूटी लोगों के प्रति कर रही है। और जो आज हो रहा है वो ऑलरेडी, मैं क्योंकि यहाँ पंजाब में ही देख रहा था, कुछ लड़कियां जो 95% से ज्यादा +2 के मार्क्स हैं उनके, और वो हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है लुधियाने में, टॉप कॉलेज कहना जाता है, उसमें दाखिल हुई। तो उसमें एक लड़की को तो मैं रिकवर कर सका, लेकिन बाकी 10 लड़कियां जो हैं वो उसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रही, जो बाहर आ जाएंगी। और वो सभी जो हैं वो हमारी दलित बच्चियां हैं, क्योंकि ये जो मतलब, और ये भी एक चीज समझ आ रही क्यों आई कि आप दलित वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप शेड्यूल कास्ट यूज करेंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्टों को भी बांटता है, आदिवासियों के राइट्स इसमें नहीं है। पर ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल कॉलोनाइजेशन का, मैं इसे ये कहता हूं कि इसको हम कभी रिकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में भी समझने की जरूरत है। और कॉलोनाइजेशन क्या थी कि अगर वहां वाइस राय था तो उसकी जवाबदेही कम से कम इंग्लैंड में वहां जो बहस चलती थी उसको तो होती थी, लेकिन हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वाइस राय से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। और जब वो हमें ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी तो ऑलरेडी लोगों की पॉलिसी है, तो हम उनको पूछते हैं कि जो लोगों ने हजारों मतलब उस पे क्रिटिक दिए थे, वो क्रिटिकों का जवाब क्या है। वो कहते नहीं, हमने अपनी मर्जी से जिनको सुनना था उनको सुना और वो सब मतलब बन गए। हम कौन है, मतलब एक नीतिगत, और जैसे इसमें भी जो पहले पॉलिसी बनवाई गई वो उसको बंद ही कर दिया गया क्योंकि वो उनको सूट नहीं कर रही थी शायद। और उसके बाद आपने मेकअप करने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम जोड़ दिया उसके साथ। अब वो साइंटिस्ट ने कितना साइंस पे काम किया। एक साइंटिस्ट थे यशपाल, जिनके साथ मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला। मतलब वो एक फिलोसोफर थे, वो साइंस से उन्होंने फिलोसफी तक और भारत के भविष्य को क्या देखना है। और ये इसी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब वर्ल्ड बैंक आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उसमें जो है वो सिर्फ वो कहते हैं कि इसलिए वो म्यूजिकल होता है, उसमें इतनी अच्छी मतलब बातें लिखी जाती हैं ताकि वो उसको एक्सेप्ट करवाया जा सके। और ये भी जो है कि इसमें जो कुछ अच्छा लिखा गया है वो नीति से नहीं है, वो बदनीति से है कि लोगों को भ्रम में डाल के इसको मतलब कैसे जो है एक्सेप्ट करवाया जा सके। तो इसलिए इस मतलब नजरिए से कि हमने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो वो लगातार डीकोलोनाइजेशन की लड़ाई भी थी।
मतलब एक कदम के बाद कदम अगर चाहे तो हम उस पर पूरा, क्योंकि मेरा वो एक विषय रहा है जो मुझ पे आयत हो गया कि मैं उस साहित्य को समझूं ताकि मैं भगत सिंह को अच्छी तरह समझ सकूं और उसका कर सकूं। तो जब मैंने देखा कि वो लगातार एक मतलब है जहां पर एकता बन रही है, जलियांवाले बाग के पहले आप देखिए कितनी हिंदू मुस्लिम सिख एकता थी कि लोग लंगर इकट्ठा खा रहे थे, पानी इकट्ठा पी रहे थे, और उसी एकता ने अंग्रेज ऑफिसर्स को पागल कर दिया और उन्होंने इतना भयानक मतलब किया। तो आज भी, और जब ये मतलब मैं तो इसे कहता हूं कि मुझे ये लगता है कि ये पॉलिसी नहीं है, ना ये नीतिगत पॉलिसी बनाने का डॉक्यूमेंट है, ये तो उसी तरह का मैनिफेस्टो है जैसे हम पहले देख सकें। मतलब इसमें किसानों को जो हक उनसे भी छीने जा रहे हैं, आज मजदूरों को भी, कि मजदूर को निकालना जो है और उस पर कोई मतलब उनका राइट ऑफ एसोसिएशन जो हमारे ह्यूमन राइट चार्टर का पार्ट है, जिसके हम बहुत अपने आप को गिनते हैं, और उसमें शायद उस वक्त इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत बड़ा हिस्सा डाला था जब यूनिवर्सल ह्यूमन चार्टर बना था। तो इसलिए ये पॉलिसी एक मतलब बदनीति की पॉलिसी है जिसमें आप लोगों को मतलब उनके हक से वंचित करेंगे। और ये खतरा इसका ये है, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि जब समाज में तरक्की रुक जाती है तो फिर पिछाखड़ी ताकतें जो हैं वो भारू हो जाती हैं। खतरा ये होता है कि वो इंसानियत को नुकसान भी कर देती हैं। ये 1930 में वो लिख रहे थे। लेकिन उसको बदलने के लिए एक इनकलाबी जज्बा चाहिए, रेवोल्यूशनरी पैशन की जरूरत है। आज हम इन भ्रमों से मुक्त रह के लोगों में एकता बना के, और अभी एक एक को मुश्किल हो रही है, लेकिन ये सारा एक कड़ी का हिस्सा है जिसको हम मतलब कई दफा जो हमें बिल्कुल देखा हुआ सुना हुआ इतिहास है उसमें देख लेते हैं। मैं समझता हूँ उससे भी बियॉन्ड इसको रिकॉलोनाइजेशन, और रिकॉलोनाइजेशन पे बहुत काम हुआ है कि किस तरह आप उन्हीं, क्योंकि हमारी एक कमजोरी भी है कि जब हम पे अंग्रेज का राज हुआ तो उसने एक खास किस्म का मन पैदा किया, और उसके लिए बड़ी अच्छी एक किताब है कि हाउ टू यूज एजुकेशन फॉर रूलिंग। तो ये भी मतलब एजुकेशन जो है वो समाज को कंट्रोल करने की नजरिए से लिखी गई है, और जो आप रोज देख रहे हैं कि हर जगह पर एक ही डंडा। और ये बिल्कुल याद दिलाता है कि जब 1818 का बंगाल रेगुलेशन 3 बनाया गया था, जिसका अब अवतार जो है यूएपीए है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो बड़े घराने हैं उनको व्यापार करने का और ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला व्यापार करने का मौका मिल सके। लेकिन वो भी 40 साल बाद 1857 में आया, जब लोगों के सबके हालात बहुत ही नाजुक हो गए थे। तो इसलिए ये मतलब जो पॉलिसी है, जब हम इसको देख रहे हैं तो उसमें से हम क्या करें, मतलब वो सवाल ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर हमने भविष्य संभालना है, जैसे उस वक्त था कि पैरेलल विद्या सिस्टम चलाया गया, जिसकी प्रोडक्ट नेताजी सुभाष बोस हैं, जिनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था, और वो बाद में आईसीएस में उन्होंने प्रूव किया अपने, क्योंकि पिता का ये कहना था कि मुझे अपनी वर्थ प्रूव करो। भगत सिंह ने 10वीं में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी वर्थ पैदा की कि उसने बहुत पढ़ा समझा और सीधा ब्रिटिश सिस्टम को किया। गांधी जी ने मतलब जब ये आवाज दी कि आप देश के लिए ये कुछ दिन के लिए ये स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए क्योंकि ये पढ़ाई आपको गुलाम बना रही है, लेकिन जब वो नहीं कामयाब हुए तो फिर नेशनल कॉलेजेस का एक दौर चला, और उसमें एक मतलब है इसी तरह हमें भी इसका एक अल्टरनेटिव भी कि जो कॉमन मैन तक, और उसमें वो कोऑपरेशन, और ये मतलब है कि भाईचारा, और इन्हीं शब्दों से आज उनको डर लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये कह के कि हमने तो वो लेट किया, अगर 75, 76, 77 के बाद हम समाजवाद और भाईचारे की बात कहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गई। वो तो आजादी की लड़ाई का हिस्सा थी। हम लेट हुए, काफी साल बाद हमने उसको मतलब संविधानिक हिस्सा बनाया। और संविधान की इंपॉर्टेंस ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही थी
कि ये एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है, वो वहां से ऑब्जेक्टिविटी से देखता है, उसमें कमजोरियां हैं, हम उस कमजोरियों को बहस करके उससे आगे बढ़ने की बात है, ना कि पीछे को जाने की बात है। आज जो लोग कह रहे हैं, मतलब हमें ड्यूटी तो ये समझा रहे हैं कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन इस विद्या में कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है? बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आप मतलब जैसे वो कहा कि संवैधानिक जो मूल है, आधार है, मतलब उसी को आप चैलेंज कर रहे हैं, और ये कोई हम मतलब 2000 साल पुराने विचारों से तो अब फ्यूचर में नहीं जा सकते। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है अभी ये, और अब क्या कर रहे हैं कि हम बहुत लोगों को वंचित कर रहे हैं कि वो सोचने के काबिल बने। मुझे याद है कि हमारे एक कहावत कही जाती है कि विद्या अगर विचारने के काबिल आपको बनाएगी तब वो परोपकारी होगी। तो विचारने वाली विद्या जो है उसका इसमें कोई आधार नहीं है। आप टीचर्स को टेम्परेरी रख रहे हैं, मतलब आप वोचर देने की बात कर रहे हैं स्टार्स में, क्योंकि और पैसा आपने वर्ल्ड बैंक से आएगा तो वो इनको कैसे करेंगे। और फिर ये है कि ये डॉक्यूमेंट, और इसको बगैर किसी मतलब पब्लिक जानकारी के कि उसका तो ट्रांसलेशन ही अवेलेबल नहीं। मैं मणिपुर और मतलब पश्चिम में पूछ रहा, वो कहते हैं जी हमें तो समझ नहीं आती, क्योंकि हमें अंग्रेजी या हिंदी तो समझ नहीं आती, हमारी बोली में बताएं क्या कर रहे हैं। तो वो हमने किया नहीं, लेकिन उसको लागू करवाने का काम, मतलब वो भी जो औपचारिकता है कि पार्लियामेंट में ले जाके आप ब्रूट फोर्स से उसको पास भी करवा लें, जैसे अभी फार्मर्स पे हो रहा है, लेकिन इसी तरह इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे हो रहा है, तो वो भी नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है और डेमोक्रेटिक सेटअप को ही मतलब जो है वो मुश्किल में डाल रहा है। बाबा साहब ने तो हमें ये कहा था कि आप पहले अपने आप को एजुकेट करिए, समझिए, समझदार बनाइए, फिर आप अपनी बात उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज करिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज आपने, और ये हमारा साझा जो संवाद है, इसने हमें अच्छा मौका दिया है, और इसको हम और आगे बढ़ाएं, और इस समझदारी को, और उसका एक अल्टरनेटिव आज वक्त ये है कि हम सिर्फ मतलब उसको रजिस्ट्री नहीं करेंगे, रजिस्टर तो करना ही, तो वो भी एक पार्ट है उसका, रिकॉग्नाइजेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि आज मेरी बच्ची जो 90% नंबर ले रही है और गांव में बैठी हुई है, उसको मौका ना मिले इसलिए कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं आया। तो मैंने कुछ रिकवर किए, लेकिन ये हम सब की ड्यूटी बनेगी कि हम अपने आले दुआले में उसको मतलब उनको तो काबिलियत के काबिल बनाएं, क्योंकि ये सिस्टम नहीं देगा। सिस्टम पे ही इंतजार करते रहे तो हमारी जिंदगी गई और आगे के बच्चों का तो भविष्य जाएगा। तो इसलिए मेरी एक ही मतलब आपसे मतलब प्रेयर है कि हम सब मिलके, सभी लोग जो हैं वो भारत के भविष्य को बचाने के लिए एक जगह एक मत हो, और उसके लिए जगह जहां भी हमें मौका मिलता है हम उसके लिए अपना यत्न करें, और इसको समझते हुए और इस भ्रम से भी मुक्त रहें, क्योंकि यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आपने किसी को की बुद्धि खत्म करनी है तो उसे भ्रम में डाल दो। और पिछले सालों में हमने भ्रम में रहे हैं। एक लास्ट बात जो है, अभी ये कह रहे हैं कि हम मतलब वोकेशनल करेंगे। आपको याद है कि यूजीसी ने भी एक बीए वोकेशनल बनाया था, जिसमें यही था कि एक साल मतलब आदमी काम करे, दूसरे साल आए। अभी तो फीसें इतनी बढ़ जाएंगी, शायद इसी के लिए उन्होंने कहा है कि आप 3 साल की या 4 साल की फीस नहीं दे सकते, तो 1 साल की फीस दे जाइए, फिर कमाइए और अगले साल फिर आके फीस दीजिए। और वो बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी ने कि वो सर्टिफिकेट काम कहाँ आएगा, वो आपको किसी भी काबिलियत में नहीं बनाएगा। ना वो है कि आप एक इन्फॉर्म्ड लेबर और इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर जरूर बनेंगे। और मैं आपसे ये बात मुझे बहुत ही लगा कि जब ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने जो मुझे सबक सिखाया, वो 6 साल की है, न्यूयॉर्क में है, और वो उसकी ऑनलाइन क्लासें लग रही थी, लेकिन उसी ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट भी आ रही थी
उसको फुसला के $400 की उससे शॉपिंग करवाएगी। तो ये तो नहीं है कि हम मतलब ये पूरा शॉपिंग के लिए और मल्टी नेशनल्स के पैसे के लिए, और जो मेगा मतलब है, ये तो वर्ल्ड बैंक का पहले भी है कि गांव उजाड़ दो और मेगा सिटीज बनाओ, क्योंकि मेगा सिटी में मेगा लोन मिल सकते हैं हमें आपसे सीधा काम करना। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आज हम कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का मतलब सोच समझ वाला बनना नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वही स्किल डेवलपमेंट जो है, आपको पता होगा 214 में 15 में बहुत जोर शोर से स्किल डेवलपमेंट वाला किया, और उसका हाल क्या हुआ? मतलब पैसे सारे जो सेंटर के थे वो किन जेबों में गए, कितना घोटाला हुआ उसमें, और किसी भी एक व्यक्ति को भी मतलब नौकरी के काबिल नहीं बनाया गया। मुझे भी भ्रम हुआ था कि कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है कि इंडस्ट्रीज को लेके उनसे पूछा गया कि आपको किस तरह की स्किल के लोग चाहिए, तो वो स्किल हम डेवलप कराएंगे और जॉब्स आएंगी। लेकिन ना स्किल बनी, और थोड़ी देर के बाद मैंने नरेशन बदलता देखा, नहीं जी हम जॉब के लिए स्किल नहीं सिखाएंगे, हम जॉब देने वाला जो है उसको उसकी स्किल बनाएंगे। क्या खूबसूरती कि आप अपनी जिम्मेवारी से बहुत अच्छी तरह तिलक जाते हैं, उससे छूट जाते हैं। तो ये जो है अब उसको वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन पे हमें बहस को लाना चाहिए के अंदर कि ये आपकी जिम्मेवारियां हैं जो आप नहीं कर रहे, और इस नीति में भी वो जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। और इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के नाम पे हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो, और फीसें इतनी बढ़ जाएंगी। क्या अमेरिका अब सबसे बड़ा जो कर्जई है वो वहां का विद्यार्थी है। मेरे बच्चों से मैंने देखा वो भी कि वो फिर मतलब इसी तरह मतलब पहले भी कहा जाता था कि फीसें बढ़ा दी हैं, आप लोन ले लीजिए। लोन का मतलब है कि वो बच्चा अपने परिवार से तो दूर हो गया, क्योंकि उसके बाद अगर कमाएगा तो वो सिर्फ बैंक को वापस करेगा। और बैंकों का जो हाल कर दिया गया है कि इतने कर्जे मतलब जो वापस ही नहीं आए, तो ये नीतियां मतलब बहुत ही खतरनाक नीतियां हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें मतलब ये अच्छा संवाद है, इससे आगे पॉजिटिवली हमने कैसे चलना है वो हमारे लिए चैलेंज है, जिसको हम सब मिलके जरूर एड्रेस करें। धन्यवाद। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये किसी मनी जी ने पूछा है, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट 2020। अगर आप मुझे ईमेल दे तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए तो इस डॉक्यूमेंट को समझने में बनाने वालों का नीति क्या है वो उसमें समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से अगर किन्हीं लेट बहुत हो चुकी है, अगर किसी को सवाल करनी है तो सवाल कर सकते हैं। सिर्फ 3 हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, 3 अगर कोई हैं सज्जन अगर सवाल कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 o'clock हो चुका है। हम लोग 4:25 में स्टार्ट किए थे। चलिए अगर सवाल करना तो दूसरा मैं ये अनाउंस कर दूं कि ये चलिए, अगर कोई बात नहीं कि आज का जो सेशन है एजुकेशन पे जो है कि हम लोग ऑलरेडी 6 तारीख से स्टार्ट किए थे। 7 तारीख से मदन मोहन झा का इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और आज 2 जो है एनईपी पे हम लोग ने बात किया था, लास्ट सेशन संडे को, और आज एनईपी पे ही बात हुई थी। अगला सेशन जो है वो हमारा जो होगा वो 27 को होगा, और जूम में होगा। अगर सर परमिट करेंगे तो इसी तरह से जूम में होगा, नहीं तो हमारा जो गूगल मीट है वो उसमें होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉर्पोरेट जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो या जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट को ही मतलब आगे पूंजीवाद को ही बढ़ाता है। कारण क्या है, अगर रोजगार का रेशियो देखा जाए तो वो बिलो 10% है। तो यानी हम अच्छे स्कूल से पढ़े या बुरे स्कूल से, या 70% लाए या 99% लाए, तो रोजगार का जो रेशियो है वो हमारा जो है बिलो 10% है। तो 90% जो आदमी है वो कहाँ है,
और एजुकेशन और सिविलाइजेशन दोनों अलग चीज है। सिविलाइजेशन वो घर से भी एक अनपढ़ भी सीख सकता है, और एक सिविलाइज्ड मतलब एक एजुकेटेड पर्सन भी अनसिविलाइज्ड मैनर से वो बिहेव भी करता है। तो ये सब बात है कि, और जो जगमोहन सर ने कहा कि जो गदर टीम जो आई थी कनाडा से, उन्होंने कहा कि एजुकेशन, वाकई में कि एजुकेशन जो है वो एक हथियार होती है, मतलब जो समाज को सुधारने के लिए। और हमसे जो प्राइमरी एजुकेशन या जो प्राइमरी हेल्थ है वो सरकार की दायित्व होती है, मगर वो भूल हो गई, कोई बात नहीं। मगर अब जो है कि उसको कैसे, और उन्होंने सही कहा जगमोहन सर ने कि हमें रेजिस्ट करना होगा। और न जाने जिस देश में अगर शासक वर्ग को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही, संविधान के नाम से ही अगर डर लगे, जबकि वो संविधान का प्रहरी होता है और उसी संविधान को ही उसकी रक्षा करना उसका दायित्व होता है, और संविधान के अनुकूल ही चलना उसका राजधर्म होता है। तो इन सब बातों के साथ हम मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी वक्ताओं का धन्यवाद कि उन्होंने साझा संवाद को सपोर्ट किया, और सुनने वाले का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल के दिया, और हमेशा उनका जो लगातार हमें सपोर्ट मिलते रहता है। धन्यवाद सर।